क्या आप यूपीएससी की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं लेकिन द हिंदू इन हिंदी सर्च कर करके परेशान हो गए हैं? तो यह वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी, जिसका शीर्षक है चेतावनियाँ जो संविधान को खतरे में डालती हैं। ये आपके यूपीएससी मेंस पेपर 2 से रिलेटेड एडिटोरियल है और आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम जानेंगे पहले लेख प्रसंग जो कि केशवानंद भारती केस है, दूसरा संविधान की मूल संरचना के तत्व, फिर कॉलेजियम प्रणाली, संविधान की नींव, आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड, अभ्यास के लिए प्रश्न, प्रीवियस एडिटोरियल से रिलेटेड जो एमसीक्यू दिया था उसका करेक्ट आंसर, और टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू जो कि एडिटोरियल से बेस्ड होता है। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा जिसमें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संविधान की मूल संरचना से संदर्भित है, और मुख्य अध्ययन पेपर 2 जो कि न्यायपालिका संरचना, कामकाज और व्यवसाय का संचालन, इस इकाई से संदर्भित है। तो इस लेख का संदर्भ ये है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने केशवानंद भारती केस फैसले के ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू और श्री धनखड़ जी, उन्होंने 2015 में जो न्यायालय ने फैसला दिया था कॉलेजियम प्रणाली को लेकर, उसके ऊपर अपने सवाल उठाए हैं, और साथ ही साथ जो केशवानंद भारती केस था उसके संदर्भ में भी उपराष्ट्रपति ने काफ़ी आलोचना की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्या बयान दिया है। जनवरी 2023 में जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ था। आप एक बार इसे देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन है, जिसमें कि वो कहते हैं लोकतांत्रिक समाज में किसी भी बुनियादी ढांचे का मूल लोगों की सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता है। अंतिम शक्ति किसके पास है? विधायिका। विधायिका यह भी तय करती है कि अन्य संस्थानों में कौन रहेगा। ऐसे में सभी संस्थानों को अपने दायरे तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी को दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ जो संस्थान की बात की गई है उसमें एक है कार्यपालिका, दूसरा है हमारा विधानसभा, तीसरा है हमारा न्यायपालिका। तो इसका उपराष्ट्रपति का मानना है, उनका ये कहना है कि किसी को एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उनका ये कहना है कि जो न्यायालय है वो विधानमंडल के जो कार्य है विधि बनाने का, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो आगे उपराष्ट्रपति कहते हैं कि बुनियादी संरचना सिद्धांत की वैधता पर संदेह करके अपनी आलोचना को बढ़ा दिया और कहा न्यायालय के दृष्टिकोण की शुद्धता विचार विमर्श किया जाना चाहिए। क्या संसद अनुमति दे सकती है कि उसका फैसला किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन होगा? तो यहाँ पे उन्होंने, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि जो न्यायालय है वो हमारे जो संसद के कार्य हैं, विधि बनाने का, कानून बनाने का, उसमें उसे दखल नहीं देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने अपनी निंदा को एक ऐसे बिंदु तक पहुंचाया जहां उनकी चेतावनियां न केवल कॉलेजियम के बारे में थीं, कॉलेजियम के बारे में हम आगे जानेंगे, और साथ ही साथ केशवानंद भारती जो केस था उसके संदर्भ में भी उन्होंने आरोप लगाए। तो पहले प्रसंग देखते हैं अब, जो कि केशवानंद भारती निर्णय 1973 का है। अप्रैल में 2023 में अब जो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना फैसला सुनाया था, उसे अब 50 साल हो जाएंगे। ये जो निर्णय था ये भारत के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है, और केशवानंद भारती केस आपके पॉलिटी के पेपर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे अपने आंसर्स में ज़रूर कोट कीजिएगा। तो यह मानते हुए कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो 100% नहीं है कि कोई भी कुछ भी उठा के अपनी मन मर्जी के मुताबिक संविधान का संशोधन कर दिया। तो जो ये केस आया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद जो है या विधानसभा जो है वो संविधान में कुछ भी अपनी मर्जी से मन मुताबिक संशोधन नहीं कर सकती है। वो संविधान की जो मूल संरचना है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है।
वो जो उसकी अपनी लिमिट है संसद की, और उस लिमिट में रहकर ही उसे संशोधन करना है। तो जो वो ये केस था, इसका मामला ये था कि अनुच्छेद 26 के तहत चुनौती दी गई थी कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना जो धार्मिक स्वामित्व वाली संपत्ति थी उसके अधिकार में इसमें जो है केस दायर किया गया था, क्योंकि सरकार जो है वो संपत्ति हड़पना चाहती थी। तब वो धार्मिक संपत्ति जो थी वो अनुच्छेद 26 के तहत कोर्ट गए और उन्होंने अपनी याचिका दायर की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक की जो सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच है उसका गठन हुआ, और उसमें उन्होंने कुछ अपने निर्णय दिए कि क्या संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित थी, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकता है या संशोधित कर सकता है, या फिर मौलिक अधिकारों को भी छीन सकता है। तो इस संदर्भ में फैसला आया कि 24 अप्रैल 1973 को 7/6 के बहुमत से फैसला आया, जिसमें कहा गया कि भारत का जो संविधान है उसमें किसी भी प्रावधान को संसद द्वारा अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संशोधित तो किया जा सकता है, मतलब संविधान को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जो प्रस्तावना में नागरिकों को गारंटी दी गई है या जो मूल संरचना है संविधान की उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो ये न्यायालय का निर्णय था। इसने मूल संरचना सिद्धांत, ये जो केस था इसी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला जो जो सिद्धांत है मूल संरचना सिद्धांत, इसकी शुरुआत इसी केस से शुरू हुई है, जिसने कि संसद की जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे थोड़ा संयमित करने का प्रयास किया था, और जो संविधान के मूल्य हैं उन्हें बरकरार रखने के लिए इस जो केस का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान की मूल संरचना क्या है एक बार उसके बारे में जान लीजिए। तो इस निर्णय ने संविधान की बुनियादी संरचनाओं को सूचीबद्ध किया है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि संविधान सर्वोच्च है, मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना ही राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना संसद। जो देश है, देश में संविधान सबसे ज़्यादा ऊंची जो मान्यता होगी वो संविधान की होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत की एकता और संप्रभुता, यानी कि कोई भी जो है संविधान में संशोधन करके या कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो कि भारत की एकता को या संप्रभुता को नष्ट कर सकता है। तीसरा, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक रूप, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। संविधान का संघीय चरित्र, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्ति का विभाजन यानी कि जो न्यायपालिका है, एक तरफ न्यायपालिका, एक तरफ कार्यपालिका, एक विधानपालिका, तो इनकी सबकी शक्तियाँ जो हैं अपनी अपनी हैं, अलग अलग हैं, और ये किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इनकी जो शक्तियों का विभाजन है वो ऐसे डिस रहेगा, उसमें कुछ नहीं छेड़खानी की जाएगी, और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो जीने का अधिकार है, मूल अधिकार है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कुछ मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स थे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जानते हैं। जो कॉलेजियम प्रणाली है वो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित एक प्रणाली है, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो संसद के किसी अधिनियम से जो है उनकी नियुक्ति नहीं होती है, ना ही उसके लिए कोई संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो न्यायाधीश हैं वो कैसे उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। कॉलेजियम प्रणाली में भारत के जो है चीफ जस्टिस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जो हैं सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, यानी टोटल 5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस और बाकी के 4 जो कि सबसे सीनियर जज होते हैं, उनका एक समूह होता है, और वो 5 लोग ये तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज और कौन होगा। तो ये जो नियुक्तियां हैं ये हाई कोर्ट के से की जाती हैं, मतलब हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं अनुभवी या हाई कोर्ट के जज होते हैं उन्हें देखा जाता है, और उन्हें परख के ये जो कॉलेजियम के 5 लोग हैं ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज और कौन होगा। तो इसके खिलाफ जो है संसद ने एक NJAC यानी कि नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया था 2014 में। तो क्या है ये? NJAC एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक यानी कि जो विधि निर्माण करके बनाया गया है।
तो इसे संविधान में संशोधन करके बनाया गया था। 99वां संविधान संशोधन किया गया था और 2014 में, और उसके बाद ये एक कमीशन बनाया गया था जो कि कॉलेजियम प्रणाली जो हमने ऊपर देखी है उसकी जगह उसके उसके स्थान पर ये वाला कमीशन बनाया गया था, जिसमें कि 6 लोग शामिल थे। पहले तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और नेता की एक समिति द्वारा 3 साल के कार्यालय के लिए नामित किया गया था। लोकसभा में विपक्ष। सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ है उसने कहा कि ये जो NJAC संसद ने बनाया है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो है संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है और मूल संरचना सिद्धांत का ये उल्लंघन करता है। तो इसे उन्होंने खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था। इस संदर्भ में जो है उपराष्ट्रपति कहते हैं कि जो संसद है वो उसका भी अधिकार क्षेत्र है कुछ, और वो भी कुछ कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका आए और कह दे कि जी ये वाला मूल संरचना के तहत रद्द करते हैं, ये भी रद्द करते हैं। तो उपराष्ट्रपति इसी चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि संसद की अपनी संप्रभुता है कि वो भी कुछ कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय आए और अपना जो है निर्णय दे के चला जाए। संविधान की क्या नींव थी? हमारा जो संविधान है उसमें वो काफ़ी सारे उसमें लोग जब बना था तो बैठे थे और सब ने अपने मत दिए थे, उसके बाद ही ये बना है। इसमें जो है हमारे संविधान में कुछ आदर्श हैं जिन्हें अपनाया गया है, जैसे कि भारत जो है कानून के शासन द्वारा शासित होगा। हमारा जो शासन है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर है, यानी कि जो इंग्लैंड में जो मॉडल है, जो वहाँ पे विधायिका चलती है उस मॉडल पर है, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं और इनके जो अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। जो अदालतें हैं वो सरकार के कामकाज में दखल नहीं देती और जो सरकार है वो न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देता। तो जब संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तब न्यायपालिका यह देखता है कि जो संशोधन किया गया है वो संविधान को तो नहीं पलट रहा है, क्योंकि जो न्यायपालिका है उससे एक शक्ति प्रदान की गई है जुडिशियल रिव्यू की, जिसकी मदद से वो संविधान संशोधन को परखता है और अपना निर्णय देता है। तो यहाँ पे क्लैश हमें देखने को मिलता है। एक तरफ जो न्यायपालिका है वो कहती है, वो अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इस्तेमाल करती है, यानी जुडिशियल रिव्यू की, और उस आधार पे जब कोई कानून ऐसा आता है जो उसे लगता है कि मूल संरचना के खिलाफ है तो वो उसे खारिज करती है। दूसरी तरफ जो विधान पालिका है, जो हमारी संसद है, वो कहती है कि हमारी भी अपनी संप्रभुता है, हमारी स्वतंत्रता है। तो इन दोनों में क्लैश देखने को मिलता है। तो जो संविधान है वो हमारा वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कि राष्ट्रपति शैली को अपनाया गया है। और ये जो है हमारा संविधान, इसमें लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं कुछ होता है। और जर्मन एक प्रोफेसर थे डाइट्रिच कॉनरेड, उनका कहना था, ये आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, उनका कहना था वैधानिक योजना के भीतर गठित कोई भी संशोधन निकाय, चाहे मौखिक रूप से इसकी शक्ति कितनी भी असीमित क्यों न हो, अपनी संरचना से ही संवैधानिक अधिकार का समर्थन करने वाले मूलभूत स्तंभों को नहीं बदल सकता है। तो आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू एनालिसिस हिंदी में मिलता रहे। तो आगे का रास्ता क्या है? जो मिनर्वा मिल्स एक मामला था उसमें भी यही कहा गया था कि जो संसद है वो संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके पास पूर्ण जो है शक्तियाँ नहीं है कि कुछ भी संविधान में से कुछ भी बदल दे। उसकी जो शक्तियाँ हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड हैं, क्योंकि वो संविधान की मूल संरचना को नहीं पलट सकती है। तो संसद को संविधान की आवश्यक विशेषताओं को बदलने से मना किया गया है। यह इस ज्ञान में निहित है कि मूल रूप से अपनाए गए संविधान को एक समझदार नैतिक आधार पर बनाया गया था। तो एक न्यायमूर्ति थे खन्ना जी, आप इनका भी मत डाल सकते हैं। इनका कहना था संविधान में जो अनुच्छेद 368 है, दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो
अनुच्छेद 368 में निर्धारित संशोधन की एक प्रक्रिया से उभरता है, केवल एक परिवर्तित रूप में संविधान नहीं है, बल्कि एक ऐसा संविधान है जो इसकी मूल संरचना से रहित है। ये आपका वे फॉरवर्ड था। अभ्यास के लिए एक प्रश्न जान लेते हैं। संवैधानिक नैतिकता संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर स्थापित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की व्याख्या करें। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। 200 मार्क्स 200 शब्द में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रीवियस एडिटोरियल का क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। अगर आपने वो एडिटोरियल नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आई बटन में भी आ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर बी है। व्याख्या है, राज्यपाल राष्ट्रपति के समान कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन राज्य के लिए राज्यपाल एक राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में खड़ा होता है और कार्य भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के समान ही रहता है। उसकी नियुक्ति और शक्तियों के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। आज का एडिटोरियल बेस्ड प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यू, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस। दोस्तों, इसके बारे में एक एडिटोरियल आया था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप वो एडिटोरियल भी देख सकते हैं। 2 कथन इसमें दिए गए हैं। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना पहली बार 1995 में शुरू की गई थी। तो आपको दोनों में से बताने हैं कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना एक और ना दो। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका पासवर्ड लिख लीजिए, जिसका पासवर्ड रहेगा जुडिशियरी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक